नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ कम्युनिटी मेडिसिन पे भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, और बहुत धन्यवाद जी आपका। आजकल देखा गया है कि डायबिटीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है ये क्या होती है, कैसे होती है? और ये डायबिटीज़ की जो बीमारी है, ये एलोपैथी में तो इसको बीमारी मानते हैं, लेकिन हम जो रिसर्च नहीं हो रही है आज दुनिया में, उसमें हम इसको बीमारी नहीं मानते जी। तो ये दिस इज़ नॉट ए डिजीज़। ये क्या है, एक गलत खाने की एक रिफ्लेक्शन है जी कि हम कुछ गलत खा रहे हैं, इसकी वजह से हमारी ब्लड शुगर बढ़ रही है। उसको उन्होंने नाम दे दिया डायबिटीज़ मेलाइटस। एक्चुअली इट इज़ नॉट ए डिजीज़। ये तो आगे जब ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो वो डिजीज़ करती है जी। तो अपने आप में उसको बीमारी मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तो सिर्फ एक अलामत है रॉन्ग फूड्स की, गलत किस्म के फूड्स की। जी डॉक्टर साहब, हमें क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए? वो उससे निकलेगा कि हमको इसको क्या समझते क्या है डायबिटीज़ को। अगर ये बीमारी नहीं है तो फिर क्या है जी। तो उसमें बेसिक ना एक फंडा है ग्लूकोज का, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसको पहले क्लियर कर दूं जी बिल्कुल। क्योंकि उसी से फिर सारा जो दारोमदार है डायबिटीज़ का उस फंडे पे खड़ा है जी कि वो एक ग्लूकोज नाम की चीज़ है। जी। ग्लूकोज वो फाइनल मॉलिक्यूल है जिससे एनर्जी पैदा होती है जी बॉडी में। जी। ग्लूकोज फूड से आती है, जी। लेकिन कोई भी फूड हो, अगर उससे एनर्जी पैदा करनी है बॉडी को तो उसमें को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी। तो वो ग्लूकोज को ब्लड में जाती है, तो ब्लड से इंसुलिन उसको लेकर के हर सेल तक जाती है। जो हमारी सेल की जो शरीर की कोशिकाएं हैं, जैसे हमारा शरीर बना हुआ है 1 करोड़ कोशिकाओं का। जी। 1 करोड़ यानी कि एक के साथ 14 जीरो लगा दें तो इतने सेल्स का है। तो हर सेल में वो ग्लूकोज एंटर होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा। और कौन एंटर करवाता है उसको? ब्लड में जाती है वो, और इंसुलिन उसको एंटर करवा के आती है। उसकी जो चाबी होती है सेल की एंटर करवाने की, वो सेल में लॉक लगा हुआ है, सेल में हर चीज़ नहीं जा सकती। सेल में ग्लूकोज को एंटर करवाने की चाबी जो है वो इंसुलिन के पास है। तो इंसुलिन नाम का पदार्थ है हमारे बॉडी में जो पैंक्रियास में सिक्रीट होता है, वो उसको इंसुलिन को लेकर के सेल के दरवाजे तक लेके जाता है, उसको सेल के अंदर डाल के आता है। तो जब वो सेल के अंदर जाती है तो वहाँ पे कुदरत ने जनरेटर लगाए हुए हैं उस सेल के अंदर। देखो कुदरत की क्या, हम एक जिसका अजूबा है हमारा शरीर, कि सेल जो खुद माइक्रोस्कोपिक है, जो खुद उसको खुर्दबीन से देखना पड़ता है, उसके अंदर कुदरत ने एक जनरेटर लगाए हुए हैं जिससे ऊर्जा पैदा होती है। क्योंकि कुदरत बॉडी के पास अलग से कोई जनरेटर नहीं है ऊर्जा पैदा करने का। हर सेल का अपना जनरेटर है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ मिलके ऊर्जा पैदा करती है, जिसका फाइनल नाम होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बिना हमारा कोई सेल काम नहीं कर सकता। फाइनल जो एनर्जी की फॉर्म है उसको बोलते हैं हम एटीपी। एटीपी बनती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं ये सेल के जनरेटर हैं। तो उसी एनर्जी से हमारे सेल का हमारी बॉडी का हर सेल काम करता है। यानी कि हमारी बॉडी जितनी हम काम करते हैं, चाहे वो हार्ट बीट कर रहा है, सांस चल रहा है, हर सेल हजारों, एक सेल हजारों काम करता है। वो सारे के सारे काम किस चीज़ पे बेस्ड है? उस ऊर्जा पे, उस एनर्जी पे बेस्ड है जो ग्लूकोज से पैदा होनी है। तो ग्लूकोज इतनी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, तो वो हमको फूड से आना है। लेकिन उसमें दूसरी एक दिक्कत है कि वो ग्लूकोज एक पर्टिकुलर मात्रा में ब्लड में हर वक्त रहनी चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज का कुछ स्टोर नहीं है बॉडी के पास। बॉडी के पास कोई ऐसा अंग नहीं है जो उसको स्टोर कर लेगा। कोई ऐसा मतलब हमने किचन में कोई चीज़ बनानी है तो जो फालतू चीज़ होती है स्टोर में रख देते हैं कि बाद में ले लेंगे। तो बॉडी के पास ऐसा कोई स्टोर नहीं है जो को ग्लूकोज को संभाल के रख ले और फिर में जब भी उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको ब्लड से ही लेनी पड़ेगी। तो ब्लड में ही सर्कुलेटन जो बह रहा है ब्लड, उसी में से ग्लूकोज रहती है। वो अंतड़ियों से आती है, फूड से आती है और ब्लड में आ जाती है। वो जो कहीं स्टोर नहीं हो सकती, तो ब्लड से ही वो इंसुलिन पकड़ के उसको सेल में लगे। इसका मतलब हमारे ब्लड में हर वक्त ग्लूकोज प्रेजेंट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जिसकी रीडिंग हम बोलते हैं 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उस डेसीलीटर का मतलब हर 10 मिलीलीटर में 100 मिलीग्राम शुगर चाहिए। 1 लीटर में कितनी हुई?
1 ग्राम, यानी कि 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम, और 5 लीटर हमारे खून होता है 5 ग्राम। लेकिन हमारी पूरी बॉडी के पूरे खून में एट ए टाइम 5 ग्राम शुगर चाहिए। 5 ग्राम का मतलब 1 चम्मच, 1 चम्मच में 5 ग्राम होते हैं। तो ये 5 ग्राम हमको 24 घंटे चाहिए हर वक्त जी। इसका मतलब है जैसे जैसे बॉडी हमारी यूज कर रही है वैसे वैसे वो फूड से हमको अंतड़ियों से मिलना चाहिए जी। तो अगर वो ज्यादा हो जाए तो क्या होता है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच उसमें आ जाए तो रीडिंग कितनी हो जाएगी? 200 जी। 100 की बजाय 200 जी। 200 तक बॉडी कहती है कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी, बॉडी को कोई तकलीफ नहीं होती जी। 200 तक। लेकिन उसके बाद तीसरा चम्मच भी डाल दे तो रीडिंग हो जाएगी 300। जी। वो बॉडी नहीं हैंडल कर सकती। जी। बॉडी कहती है नहीं ये ज़्यादा है, ये मैं हैंडल नहीं कर सकती। क्या होता है, क्यों हैंडल नहीं कर सकती, बॉडी को क्या तकलीफ क्या है? क्योंकि ब्लड जो है फ्लोइंग है जी। वो लिक्विड है, उसको फ्लो करना है। और फ्लो कहाँ से करना है? इतनी ब्रीक 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 ब्लड वेसल्स हैं, कितनी है वो? लाखों किलोमीटर। जी। हमारी बॉडी में टोटल मिला दे तो कई लाख बन जाती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बड़ी को भी काउंट में लगा, ये कम से कम 1 लाख किलोमीटर की ब्लड वेसल है, जिसमें बहुत सी ब्लड वेसल इतनी छोटी हैं वो कि उसमें वो दिखती भी नहीं, उसको भी माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। जी। तो अगर वहां से खून को गुजर के हर सेल तक पहुंचना है, जी। खून तो हर सेल को चाहिए, जी। तो इसका मतलब वो खून पतला होना चाहिए। अगर वो गाढ़ा हो जाएगा तो वो वहां से नहीं जा पाएगा। जी। जैसे हम मान लीजिए एक पाइप में पानी दे रहे हैं अपने गार्डन में, तो उसमें अगर कीचड़ डाल दे तो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा और वो जो कीचड़ पाइप को परमानेंटली बंद कर देगा, उसका चिपक जाएगा उसके साथ। तो यही खून से होता है। जी। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगी तो वो खून गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होने की वजह से वो ब्लॉक हो जाएगा और हर सेल को ग्लूकोज नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये तो सर्वाइवल का मसला है। जी। जो जहाँ पे सर्वाइवल आ जाती है कुदरत उसको टॉलरेट नहीं करती। जी। तो कुदरत जो होती है हमारी सर्वाइवल के लिए इतनी चिंतित होती है कि वो कोई ऐसा काम नहीं होने देती जो हमारी सर्वाइवल को खतरे में डाले। जी। तो वो क्या करती है, ग्लूकोज को कहीं ना कहीं फेंकती है। फिर जी। अगर हम ज़्यादा ऐसा फूड खा रहे हैं जो हमारे खून में हर साल फ्लड कर रहा है, तो कुदरत उसको फिर बॉडी क्या करती है, उसको फेंकती कहीं ना कहीं। क्या करेगी? कोलेस्ट्रॉल बना देगी, ट्राइग्लिसराइड बना देगी, या फैट बना के आपके पहले अंतड़ियों में जमा देगी, ओबेसिटी हो जाएगी आपको। तो अलग अलग तरह से वो ग्लूकोज को डील करती है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। हमने उसको इतनी ज़्यादा ग्लूकोज फेंक दी खाने में कि बॉडी के पास कोई चारा नहीं। उसको बचाने के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए उसको वो करना पड़ेगा। तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं वो इतनी बुरी होती हैं कि उससे जो बॉडी को करना पड़ता है उससे आगे बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये पूरे का पूरा फंडा जो ग्लूकोज का, ये हमको समझना है कि ग्लूकोज तो चाहिए, बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए। 100 से लेके 200 मिलीग्राम के बीच में हमको फ्लक्चुएट करनी चाहिए। कम होगी तो भी हम तकलीफ में जाएंगे और ज़्यादा होगी तो भी तकलीफ में जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे फूड में ग्लूकोज पैदा करने वाले जो फूड्स हैं इतने ज़्यादा हैं वो, जिसमें एकदम से ग्लूकोज का हट आ जाता है। तो वो फूड हम खाते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोका कोला है, आप पीते हो, तो उसमें कितनी शुगर है? 6 से लेके 8 चम्मच शुगर एक कोका कोला की बोतल में है। और हम खड़े खड़े बड़े ही शौक से, बड़े फैशन से कई बार 1 से भी ज़्यादा ग्लूकोज की बोतलें पी जाते हैं। साथ में क्या खाते हैं हम लोग? आइसक्रीम खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, मिठाई खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं। सारे के सारे क्या है वो? दे आर ऑल फूड्स जो ग्लूकोज को थोक में पैदा करते हैं, होलसेल पे। और इसके अलावा भी 2 हम अनाज खाते हैं, चावल और गेहूँ। दोनों की यही प्रॉब्लम है कि वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चावल से, गेहूँ से 1.5-2 घंटे में फ्लडिंग शुरू हो जाती है उसकी। और ये जो हम कोका कोला और ये फास्ट फूड्स खाते हैं, इसमें तो एकदम से ही। तो ये ग्लूकोज शुगर का जो बेसिस है ग्लूकोज का, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमको वो फूड खाने हैं जिनसे ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज हो, एकदम से रिलीज ना हो। तो आज की मॉडर्न लाइफ की ये प्रॉब्लम है ना कि वो हमारे फूड जो हैं वो ग्लूकोज की फ्लडिंग करने वाले हैं। तो इसकी वजह से हम उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है, अभी कोई आदमी डायबिटिक है या नहीं डायबिटिक है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डायबिटिक वो लोग हैं जिनकी शुगर बढ़ने लगी है, और नॉन डायबिटिक वो हैं जिनकी अभी शुगर बढ़ी नहीं, लेकिन फूड उनका भी वही है। उनकी बॉडी अभी कॉम्पेंसेट कर रही है, और अभी उनकी बॉडी सक्सेसफुली ट्राइग्लिसराइड में, फैट में, कोलेस्ट्रॉल में क्या क्या जमाई जा रही है। तो जब तक वो जमाती रहती है वो ग्लूकोज नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ने का मतलब सर्वाइवल खतरे में। तो सर्वाइवल को वो बचाने के लिए
वो पहले क्या करती है, ट्राइग्लिसराइड बनाती है, फैट बनाती है, तो वो जो जमता है जाके फिर जी धमनियों में, खून की नाड़ियों में जमता है, कहीं गुर्दे में जम के फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया। जी तो फैटी लिवर क्यों कॉमन है? क्योंकि फैट जो एक्सेसिव बन रहा है, जो ग्लूकोज से बन रहा है, वो जाके कहीं ना कहीं जम। तो ये सारे का सारा फंडा, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है कि हमारे फूड जो है असल में वो डायबिटीज़ हैं। जी डायबिटीज़ बीमारी डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटोजेनिक फूड जो है, जो हमारी डायबिटीज़ पैदा करने वाले फूड है, असल में बीमारी वो है। तो उसको हमको ठीक करना। जी डॉक्टर साहब, क्या हमें खाना चाहिए ऐसे में? उसमें हमको जो वो फूड खाने हैं जो बैलेंस भी हो, उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हों, खुराकी तत्व पूरे हों, और ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज हो। जी उसमें पहले शुरू में ये जो उसमें 2-3 झूठ जुड़े हुए हैं इसके साथ, वो भी हमको करने चाहिए शेयर जी बताइए। स्रोतों से। सबसे पहले ये 50 से 50 साल से भी पहले ये रिसर्च आने लगी थी कि जो शुगर है, जी चीनी हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, जी तो इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। जी अभी शुगर लॉबी तभी बड़ी स्ट्रांग थी उस टाइम पे अमेरिका में, जहाँ पे रिसर्च हो रही थी। उन लोगों ने एक रिसर्चर को, आंसल कीज था उसका नाम, जी आंसल कीज, एक ही रिसर्चर था वो, उसको बहुत बड़ी अमाउंट पैसे की देके उसको बोला कि आप ये जो शुगर वाली रिसर्च है इसको किसी तरीके टालो, क्योंकि हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उस बंदे ने क्या किया, 22 मुल्कों की रिसर्च की, जी और उसको 22 मुल्कों की रिसर्च करके उसने उसमें कोई पैटर्न मिला ना उसको, जी कि जिसको वो पैसा जस्टिफाई कर सके कि मैंने पैसा लिया इनसे, तो कैसे इसको जस्टिफाई करेगा। तो उन्होंने क्या, 7 कंट्री निकाल लिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हाई थी और साथ में हार्ट अटैक भी ज़्यादा था। जी तो उसने 22 देशों को, बाकी 15 देश वो खा गया। जी उसमें से 8 ऐसे थे जो जिनमें कोलेस्ट्रॉल कम थी और फिर भी हार्ट अटैक ज़्यादा थे, और 7 ऐसे थे जिनमें कोई पैटर्न ही नहीं था। तो उन 7 देशों को जो उसको जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हाई थी और हार्ट अटैक, उसको करके उसने कह दिया कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से सारी समस्या हो रही है, इसके घी मत खाओ, तेल मत खाओ, और कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयाँ खाओ। जी अब पूरे 45 साल पूरी ह्यूमैनिटी को बेवकूफ़ बनाया गया। आज आके पता फिर आ गया कि चीनी खाने वालों को ये शुगर की बीमारी ज़्यादा होती है, जो क्रिस्टलाइन शुगर है, इंडस्ट्रियल शुगर है। अब घी तेल से, कोलेस्ट्रॉल से इसका कोई वास्ता ही नहीं है। जी तो एक तो ये झूठ शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, चीनी के साथ, कि चीनी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जो क्रिस्टलाइन चीनी है ये सीधी खून में जाती है, जी तो उसकी भी बहुत जल्दी बढ़ाती है, उसको हमको चीनी नहीं खानी। वो जो झूठ था फैट वाला, वो एक्सपोज हो गया हुआ है। अभी चीनी इज द मेन कल्प्रिट, चीनी को नहीं खाना। एक तो चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, ठीक है जी, जैसे जो आपके जितने फूड्स हैं चीनी से बने हुए, जो आइसक्रीम है, चाहे कोका कोला है, चाहे जो भी है, वो दुश्मन है। जैसे वाइट पॉइजन, जिसको वाइट पॉइजन कहते हैं। वाइट शुगर है वो नहीं वाइट खाना शुगर इज अ चाहिए। वाइट पॉइजन, तो उसको नहीं खाना हमको। उसकी बजाय अगर खानी है थोड़ी बहुत, तो वो क्रूड शुगर, जो गुड़ शक्कर है, जी वो ज़्यादा बेटर है। जी दूसरे जो फूड्स हैं, फास्ट फूड्स नहीं खाने। जी फास्ट फूड सारे के सारे वो फूड्स हैं जिनमें शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बढ़ती है, जी तो कोई फास्ट फूड नहीं खाना। जी इंडस्ट्रियल फूड्स लगभग सारे बंद करने चाहिए, क्योंकि दे आर बैड फूड्स बाई वन पैरामीटर और द अदर। किसी न किसी पैमाने से, मापदंड से वो बैड फूड्स हैं। जी कोई भी फूड जो इंडस्ट्री के वाया होके आ रहा है वो नहीं खाना। जी ऑयल्स खाने हैं, गुड ऑयल्स खाने हैं, लेकिन बैड ऑयल्स नहीं खाने। बैड ऑयल्स कौन से? रिफाइंड ऑयल बहुत बैड ऑयल है। जी फैट्स की जो रिसर्च थी, ये भी अभी गलत प्रूव हो चुकी है कि इन लोगों ने कहा कि रिफाइंड ऑयल अच्छे हैं, दूसरे अच्छे नहीं, तो वो फिर कभी बात कर लेंगे, थोड़ी लंबी है। जी तो वो रिफाइंड ऑयल नहीं खाने, गुड ऑयल्स खाने हैं। गुड ऑयल्स का मतलब देसी घी, सरसों का तेल, अलसी का तेल, खोपे का तेल, मूंगफली का तेल और तिल का तेल। जी ये और रॉ जो फॉर्म में खाना रॉ फॉर्म में कोल्ड प्रेस्ड, जी तो ये खाने हैं हमको ये खाने हैं। दूसरी बात, जो फ्रूट्स वाली थी कि शायद डायबिटीज को फ्रूट नहीं खाने देते थे ये लोग। जी हमारे पास पेशेंट था जो 15 साल से आम नहीं खाया, 15 साल से चिक्कू नहीं खाया, केला नहीं खाया। तो ये सारे का सारा बोगस प्रूव हो गया कि ये भी रिसर्च ठीक नहीं है। फ्रूट्स की शुगर कुछ नहीं कहती, क्योंकि फ्रूट्स की शुगर डिफरेंट शुगर है, तो ग्लूकोज नहीं है जी वो फ्रक्टोज है, और बॉडी में एक मैकेनिज्म है, वो फ्रक्टोज को धीरे धीरे ग्लूकोज में बदलती है। जी तो फ्रूट्स शुगर को खराब नहीं करते, उल्टा ठीक करते हैं। जी फ्रूट्स आर क्यूरेटिव फॉर डायबिटिक्स, नॉट अ कॉज ऑफ डायबिटीज। तो फ्रूट्स हमको खाने हैं, जी फ्रूट्स खाने हैं। और दूसरा आ गया जो गेहूं और जिसका चावल का बदल है, वो हमको चूज करना है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेहूं और चावल हमारे ऊपर ठोस दिए गए हैं पिछले 60-70 साल में। एक्चुअली दिस वाज नॉट द बेसिक फूड। ये मूल अनाज कभी भी नहीं थे। जी ह्यूमैनिटी का मूल अनाज कभी भी चावल और जो गेहूं नहीं थे।
नहीं थे। मूल अनाज हमारे मिलेट्स थे। जी हर रीजन का, दुनिया में हर रीजन का एक मिलेट है। आपको कहीं भी चले जाओ आप, जी कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं जहाँ पे कोई मिलेट ना हो। जी हर 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 कोने में एक मिलेट है। और मिलेट खाने वाले लोग बहुत हेल्दी है। जी। जो भी चावल खाएगा या गेहूं खाएगा वो बीमार होगा। ये जितने इतने पेट बढ़े हुए लोगों के आगे, बहुत से लोगों के ओबेसिटी नहीं भी होती तो भी पेट आगे बढ़ा होता है, तो वो सारे का सारा कहीं ना कहीं गेहूं से या चावल से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब आपका ये है कि जो है हमें रॉ फॉर्म में जैसे बाजरे का है आटा वो खा लेना चाहिए, या फिर जो है मक्की वगैरह है ये सब खाने हाँ, चाहिए। हम ग्रेन्स को ग्रेन्स जो हैं, मतलब गेहूं डायरेक्ट नहीं खा करके और मिक्स करके खा सकते हैं उसमें। नहीं, उसका वो मिक्स वाला भी केला खाने से बेटर है, लेकिन हमको हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है एक। मैं पहले आपको वो बता दूं कि बेस्ट क्या है हमारे पास। जी। हम अनाजों को, जो ग्रेन्स हैं, उनको 3 हिस्सों में बांटते हैं। इसको हम एक को हम बोलते हैं नेगेटिव ग्रेन्स। जी। गेहूं और चावल दोनों नेगेटिव ग्रेन्स हैं क्योंकि ये बीमार करते हैं। जी। एक को हम बोलते हैं न्यूट्रल ग्रेन्स, यानी कि वो हेल्दी को हेल्दी रखेंगे, बीमार नहीं होने देंगे, लेकिन वो बीमार को ठीक नहीं कर सकते, जी। बीमारियों को क्योर नहीं कर सकते। जी। उसमें हम गिनते हैं बाजरा, जी। आपका ज्वार, रागी, जी। मक्की, जी। और इसमें आएगा वो आपका क्विनोआ, और एक वो आती है तो उसको बोलते हैं चुलाई। जी। ये 6-7 ग्रेन है जिसको हम न्यूट्रल ग्रेन्स बोलते हैं। ये हेल्दी के लिए बहुत हेल्दी है। जी। अब बाजरे खाने वाला बीमार नहीं होगा, लेकिन अगर पहले से कोई बीमार है तो वो बाजरा खा के ठीक नहीं होगा। जी। उसके लिए हम 5 ग्रेन्स और निकाल लें। उसमें डॉक्टर खादर वली साइंटिस्ट हैं साउथ के, जी। कर्नाटका के। उनकी वंडरफुल रिसर्च है, पिछले 25-30 साल की उतनी मेहनत है उनकी। जी। उन डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर खादर वली ने पूरी ह्यूमैनिटी को 5 ग्रेन्स दिए हैं जो बीमारियों को भी ठीक करते हैं। जी। उनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 8 से लेके 12%। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा कोदरा। पंजाब के जो लोग हैं वो कोदरे से बहुत परिचित हैं, क्योंकि बाबा नानक की, गुरु नानक देव जी की साखी है उसके साथ जुड़ी हुई, कि भाई लालो के पास जाके उसने कोदरे की रोटी खाई थी। जी। उसके मल्क भागों के पकवान छोड़ के, तो वो कोदरा। जी। एक दूसरा एक पॉपुलर है स्वांक, को व्रत वाली चौल, व्रत वाले चौल हैं, व्रत में खाते हैं लोग, जी। स्वांक के चावल बोलते हैं उसको। जी। वो है। 3 और हैं, कंगनी है, हरी कंगनी है, और कुटकी है। इसके अंग्रेजी में नाम है, जैसे कोदरे को हम बोलते हैं कोडो मिलेट, जी। कंगनी को बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट, जी। उसको हरी कंगनी को बोलते हैं ब्राउन टॉप मिलेट, जी। लिटिल मिलेट बोलते हैं कुटकी को, और ये जो स्वांक को बोलते हैं बार्नयार्ड मिलेट। जी। तो ये 5 मिलेट हैं जो फॉर्चुनेटली इंडिया में सारे के सारे हैं, पांचों के पांचों। और साउथर्न स्टेट्स ने इसको रिवाइव कर लिया, पर्टिकुलरली कर्नाटका और तमिलनाडु ने। जी। इसको मैसिवली वो पर बड़े पैमाने में उगा रहे हैं, और आज उनकी इतनी सेल है कि वो पूरे इंडिया में भी दे रहे हैं और पूरी दुनिया में जा रहे हैं। उनके जो मिलेट्स हैं वो 5 मिलेट्स हैं जो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी से पूरे लबालब हैं, वो क्योर भी कर सकते हैं। तो हमको फूड उन मिलेट्स के बेस्ड खाना है। तो इसका अगर डाइट शेड्यूल करें हम पूरा, तो प्रेफर हम करेंगे कि 2 मील्स हम खाएं मिलेट्स के, जी। कुक्ड फूड के, और 1 मील खाएं प्योर रॉ का। जी। तो रॉ फूड जो होते हैं इनमें इतनी ज़्यादा क्यूरेटिव वैल्यू है और इतने ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। जी। तो फल सुबह ब्रेकफास्ट, आइडली ब्रेकफास्ट सिर्फ फलों का, जी। लंच से पहले सलाद, और डिनर के पहले सलाद, और लंच और डिनर मिलेट बेस्ड। जी। ये चावल की शक्ल में होते हैं पांचों अनाज। इसकी डिटेल में कभी फिर बात कर लेंगे कि कैसे खाने हैं। तो ये 5 चावल ही हैं। जी। ये राउंड है, बस गोल चावल है। तो 5 के 5 चावल हैं, चावल की तरह बढ़िया खाए जाते हैं, लेकिन आटा भी बन जाता है, रोटी भी बन जाती है। जी। तो ये अगर कोई खाएगा तो वो कभी बीमार नहीं हो सकता। अगर बीमार है तो ठीक हो जाएगा, अगर बीमार नहीं है तो कभी बीमार नहीं होगा, ये गारंटी है। ये पीछे 25-30 साल की जो रिसर्च है, जो पहले कोई इसको आने नहीं दे रहा था, क्योंकि ये इसमें इंडस्ट्री नहीं है अभी। जी। क्योंकि इंडस्ट्री इस वक्त जो कॉर्पोरेट कंट्रोल कर रहा है पूरे फूड की इंडस्ट्री को, जी। वो इन फूड से बाहर है, तो इसलिए वो इसको प्रमोट नहीं करते। तो अभी रिसेंटली इसकी पॉपुलैरिटी जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी लोग डिमांड करने लगे हैं। तो अभी इनके ऊपर अगर बेस्ड हम फूड खाएंगे तो कोई किसी भी ह्यूमन बॉडी 125 साल के लिए बनी हुई है। जी। साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया कि ह्यूमन बॉडी का जो प्रोग्रामिंग है, जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में बोले प्रोग्रामिंग है, तो 125 साल की है उसकी। जी। मान लीजिए 10-15 साल
आप निकाल दीजिए कि हमारे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे बस में नहीं है, जी फिर भी किसी भी इंसान को 100 साल से पहले नहीं मरना चाहिए, क्योंकि 100 साल से जितने लोग मरते हैं वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से मरते हैं। अगर बीमारी नहीं होगा तो कैसे मरेगा? तो 100 साल की इंश्योर्ड लाइफ हम कह सकते हैं इस फूड से। तो डायबिटीज़ तो होगी नहीं होगी, बाकी बीमारियां भी नहीं होंगी, और हर इंसान 100 साल से ऊपर जिएगा। डॉक्टर साहब, जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है उनको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? बस ये तो फूड तो यही है, जी, ये food डाइट का प्लान तो- है जिसको हमने बहुत ग्रुपों में भी डाला हुआ है। आजकल सोशल मीडिया के ग्रुप्स में ये डाइट प्लान हमने डाला हुआ है सबका, उसको हम इम्प्रूव भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वो डाइट प्लान ये फॉलो करें, और साथ में दवाई छोड़ने के लिए सिर्फ उसको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि दवाई छोड़ने की भी गाइडलाइंस बदल चुकी हैं। जो 100 वाली रीडिंग है ये आउटडेटेड हो चुकी है। शुगर 250 से नीचे नुकसान नहीं करती। जी जो हार्मफुल शुगर है वो है 250 से ऊपर, जी जो फिंगर से करते हैं। अगर वो वेन से लिया जाए तो 225, जी तो उसके नीचे रख के उसको शुगर को उसको दवाई को धीरे धीरे बंद कर देना पड़ता है। तो शुगर की दवाई 80% लोगों की 1-2 हफ्तों में ही बंद हो जाती है, जी और इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी तो अगर 20% जो बाकी होते हैं, जो मल्टी ड्रग्स पे होते हैं या मल्टीपल डिजीजेज हैं उनको, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो शुगर के 100% क्योरेबल है जी सिर्फ फूड से। बाकी तो अभी तो होम रेमेडीज की बात नहीं की है हमने, किसी और बहुत चीज़ें हैं जी जो उसकी हेल्प ली जा सकती है अगर ज़रूरत हो किसी पेशेंट में। जब अगर कोई फूड से थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो हम कुछ होम रेमेडीज़ की हेल्प ले सकते हैं, कोई हर्बल ड्रग्स है उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो अभी वो तो अलग बात है, योगा की हेल्प ले सकते हैं। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल पैथीज जिनमें कोई दवाई नहीं खानी, हार्मफुल दवाई नहीं खानी। हार्मफुल दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या एलोपैथिक की दवाइयाँ दुष्प्रभाव भी डालती हैं? एलोपैथी की दवाइयाँ तो बहुत ही दुष्प्रभाव डालती हैं। एलोपैथी में तो प्रूव हो चुका है, आज मेन स्ट्रीम जर्नल्स में आ चुका है कि क्रॉनिक डिजीज़ में कोई भी केमिकल इंटरवेंशन इज़ मच मोर हार्मफुल एज कम्पेयर टू नॉट टेकिंग एनी ट्रीटमेंट। यानी कि आप इलाज ना करवाओ तो बेहतर है केमिकल दवाई खाने से। केमिकल दवाई खा के आप उल्टा अपने आपको नुकसान कर रहे हो, एक तो धोखा दे रहे हो। जी अब मैं छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने डायबिटीज़ की दवाई खाई, रीडिंग तो आपकी लो हो गई, लेकिन शुगर तो कहीं नहीं गई, वो जी शुगर तो वहीं पड़ी है ना, तो वो कहीं ना कहीं जाकर नुकसान करेगी। आपने शुगर तो निकाली नहीं, रीडिंग लो कर दी। रीडिंग लो करने का क्या फ़ायदा? आपको एक तो फॉल्स सेंस ऑफ आ गई सिक्योरिटी कि मेरी शुगर ठीक है, मैं जो मर्जी करता रहूँ, खाना गलत मलत खाता रहूँ, शुगर की रीडिंग गोली से कम है, तो आपको तो गलत फहमी में आ गए। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना। दवाइयों से ट्रीट की हुई शुगर उल्टा हार्मफुल है ना ट्रीट करने से भी। तो इसलिए दवाइयों से, केमिकल दवाइयों से ट्रीट नहीं करनी, फूड से और बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से करनी है। जी डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमें 1 या 2 घरेलू उपाय भी बताएं जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है और वो अपनी डायबिटीज़ घरेलू इलाज से किस तरह कम कर सकते हैं। इसका घरेलू उपाय एक उसको काढ़े बोलते हैं। काढ़े हमारे आयुर्वेद में काढ़े का कॉन्सेप्ट था। काढ़ा कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कई बार लोग पता नहीं कितना मुश्किल होगा बनाना। जी जी सिर्फ जिस चीज़ का काढ़ा बनाना है उसको कषाय बोलते हैं, हिंदी में कषाय बोलते हैं, जी पंजाबी में हम लोग काढ़ा बोल देते हैं, आपका उसको हर्बल टी भी बोल सकते हो। जी कि रियल पौधों की चाय बना के पीना। जी किसी भी पौधे को आपने काढ़ा बनाना है तो उसको 5 मिनट बॉयल करना है स्लो आंच पे, 2 मिनट ढकी रहने देना, उसके बाद उसको पी लेना है। उसमें अगर टेस्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप गुड़ या शक्कर थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो वो काढ़े जो है शुगर के साथ अगर काढ़े पी लेगा बंदा, तो वो तो काढ़ा मेथी का पी सकता है, वो जी पुदीने का पी सकता है, जी जो हार श्रृंगार होता है उसका पी सकता है, अमरूद का पी सकता है। जी तो ये 2 या 3 टाइम अगर चाय की जगह जी चाय छोड़नी है, कैसे मैं भूल गया, मिल्क छोड़ना है। जी मिल्क इज द रियल कल्प्रिट ऑफ बैड हेल्थ। जी दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें हमको छोड़नी है, पर्टिकुलरली 4 चीज़ें, दूध वाली चाय, मिठाई और पनीर। जी अगर लेनी है थोड़ी बहुत तो दही लस्सी ले सकते हैं और मक्खन घी ले सकते हैं। जी लेकिन ये 4 चीज़ें जो है दूध वाली चाय और मिठाई और पनीर, ये भी इनको भी छोड़ना है। जी तो इन चाय की जगह ये वाली चाय पीनी है, जी ये जो पौधों वाली चाय है। जी। तो ये पौधों वाली चाय उल्टा क्या करेगी, डिटॉक्सीफाई करेगी। आज एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको ना समझना बहुत जरूरी है, उसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। कि आपको अपनी बॉडी को लगातार डिटॉक्सीफाई करना पड़ता है तो आप सेहतमंद रह सकते हो। जी अगर आप डिटॉक्सीफाई नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में इतने टॉक्सिन क्यूमुलेट हो जाएंगे कि आप बीमार होगे। जी तो डिटॉक्सिफिकेशन में फ्रेश जो रॉ फूड्स हैं वो हेल्प करते हैं, जी मिलेट्स भी डिटॉक्सीफाई करते हैं। और ये जो काढ़े हैं, हमने 60 प्लांट आइडेंटिफाई किए हैं, 60 प्लांट का आप काढ़ा पी सकते हो। जी उसमें ज़्यादातर पत्ते हैं,
जी। उसके कुछ बीज है या कुछ और चीज़ें हैं, जैसे गिलो का गड़ा है, गिलो का गड़ा पी सकते हो। तो ये जो काढ़े हैं 60 प्लांट्स के, इनमें से डिजीज वाइज 2 3 4 प्लांट्स के आप काढ़े पी सकते हो। जी। तो उसकी ये पूरे का पूरा डाल दे तो डिटॉक्सिफाइड रहती है बॉडी, और कोई बीमारी आपके पास फटकती भी नहीं। जुकाम से लेके कैंसर तक कोई बीमारी नहीं होगी आपको। जी। आपको ये 100% फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है जी। अच्छे खाने से। जी, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई आज। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से ये सारी की सारी जो जानकारी है हम लोगों तक पहुंच रही है। आपका तो बहुत सबसे ज़्यादा धन्यवाद। आपने देखा कि अभी डॉक्टर साहब ने हमें कितनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। अगर आपके भी इनसे जुड़े कोई और सवाल हो या किसी और विषय पे आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।